नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। और मैं हूं आपके साथ अतुल सिंघल। अग्रदूत, जी हां, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे अग्रदूत हैं भाई सत्यदेव चौधरी। जी हाँ, ये एक ऐसे अग्रदूत हैं जो बेहद खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ सभी लोग मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से चौंधित हो रहे हैं, तो भाई सत्यदेव चौधरी इन सब से बिल्कुल दूर रहकर राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक मुहिम में जुटे हुए हैं। और उनके इस हुनर को देखकर तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि समाज के दूसरे लोगों को भी, बाकी समाज सेवियों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसके लिए हमने आज भाई सत्यदेव चौधरी को खास तौर से अग्रदूत कार्यक्रम में अतिथि बनने के लिए राजी किया। चौधरी साहब, आपका कार्यक्रम अग्रदूत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो चलिए हम अपने इस खास मेहमान से आपको रूबरू कराएं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाई श्री सत्यदेव चौधरी जी सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बहल गांव में सन 1947 को श्री महावीर प्रसाद चौधरी जी के किसान परिवार में हुआ। जन्म से ही आप कुशाग्र बुद्धि रहे हैं, लिहाजा गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिताजी ने पहले पिलानी और फिर आपको दिल्ली भेज दिया। आपने दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लेकर यहां से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगा ली। मौजूदा समय में आप रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं और एक उद्योगपति के रूप में अपनी अच्छी पहचान बना रखी है। समाज सेवा में भाई सत्यदेव चौधरी जी का रुझान बचपन से ही रहा, इसलिए व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों से भी गहरे तक जुड़े रहे। आप भिवानी परिवार मैत्री संघ के संरक्षक सदस्य, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल के संस्थापक ट्रस्टी के अलावा दर्जनों सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक उद्योगपति होने के नाते आपने समाज में फैले भ्रष्टाचार को करीब से देखा है। जीवन के हर क्षेत्र में गहरे तक जड़ें जमा चुके इस भ्रष्टाचार ने आपको विचलित कर दिया, लेकिन इसके लिए आप मौजूदा राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं। भाई सत्यदेव चौधरी जी का मानना है कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से ही होता है। अब आपका एक ही मिशन है, देश की राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करना। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? क्या है सत्य बहुमत अभियान? और सत्य बहुमत पार्टी के जरिए समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को कैसे निभाएंगे हमारे आज के अग्रदूत भाई श्री सत्यदेव चौधरी जी? आइए जानते हैं उन्हीं से। तो देखा आपने किस तरीके से भाई सत्यदेव चौधरी समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं और किस तरीके से वो अपनी भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं, और क्या है सत्य बहुमत पार्टी का मकसद और क्या है उनका सत्य बहुमत अभियान। इस सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे खुद भाई सत्यदेव चौधरी जी से। चौधरी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सत्य बहुमत अभियान जो आपने लिया है, ये क्या है? देखिए, मैं एक भारतवासी होने का गर्व करता हूँ, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक जो भी मैंने इस राजनीति का रूप देखा, उस राजनीति से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ और सहमत भी नहीं हूँ। मैंने ये देखा कि आरंभ से ही हमने एक ऐसी भ्रष्ट राजनीति को स्वीकार कर लिया जिसके अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता। अब कोई भी, कितने भी नेता बदल गए, कितने भी पार्टियां बदल गई, कितने भी कुछ भी चुनाव हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार से पीछा नहीं छूटता। उसका मुझे ऐसा लगा कि एक सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो हमारा चुनाव करवाने का और जो एक बहुमत की जो हमारी विधि है, वो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ठीक नहीं है।
उसको ठीक करने के लिए ही हम ये समझते हैं कि भाई इसको ठीक किए बिना इस राजनीति में भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और उसको ठीक करने का, उसको भ्रष्टाचार से हटाने का एक ही विधि मुझे लगी कि इस बहुमत के अर्थ को ठीक किया जाए। लेकिन सवाल ये है चौधरी साहब कि जो भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो समाज के हर कोने में है। प्रशासन के अंदर भी भ्रष्टाचार है, राजनीति में भी है, और अगर अब बात करें व्यापारी वर्ग तो उसमें भी है। समाज का अगर देखा जाए तो कमोबेश हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो केवल एक राजनीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक ठीक मानते हैं? नहीं, देखिए, हर बात की व्यवस्था तो राजनीति से ही जुड़ी हुई है। और ये भी हमारा सोचना बिल्कुल गलत है कि हर आदमी भ्रष्टाचार से लिप्त है। 99% से 99% से ज़्यादा लोगों को इस भ्रष्ट राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक मजबूर हो के, आप इसी बात की तो हमारी गलती है ना कि हम जरा सा किसी सिपाही को 100 रुपये दे दिए, हम कहते हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। किसी बिजली पानी के बिल को ठीक करवाने के लिए हमने किसी को 100, 200, 500 रुपये दे दिए, हम कहते हैं जी ये तो भ्रष्टाचार हो गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों? ये तो देखिए आपकी मजबूरी है। जो काम आपका बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो आप कब तक लाइन में लगे रहोगे? कब तक अपनी जिंदगी खराब करते रहोगे? क्या तरीका है? नहीं तो आप ये बताइए। नहीं तो भ्रष्टाचार तो ये हुए नहीं, हुआ ही ना कहीं ना कहीं। अगर आपकी व्यवस्था ठीक हो, अगर आपका डिपार्टमेंट ठीक हो, तो 99% क्या 100% ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आप लोग ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था बनाते हो कि जिससे कि लोगों को तंग होना पड़े, लोगों को मजबूर होकर आपको पैसे का लेन देन करना पड़े। मतलब आप ये मानते हैं कि जो राजनीतिक जो नेता है, राजनेता है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है और उनकी वजह से ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से देखिए किसी की आलोचना, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जो हमारी एक राजनीति की जो व्यवस्था है, जिस राजनीति को करके हम लोग एक व्यवस्था बनाते हैं, वो व्यवस्था एक भ्रष्ट व्यवस्था है। अगर वो ठीक हो जाए तो फिर ये सब कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। जिसको हम भ्रष्टाचार कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोगों का समय बचेगा। और देखिए 100, 200, 500 रुपए के भ्रष्टाचार को तो मैं भ्रष्टाचार मानता ही नहीं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो हमारे समय का हो रहा है। हमने जो 70 साल का समय गंवा दिया, तो दुनिया तो चली गई कहीं की कहीं, और हम लोग वहीं के वहीं गंदगी में, बीमारी में, बेरोजगारी में, अपराध में पड़े हुए हैं। तो क्या इसका हल देखते हैं चौधरी साहब? इसका देखिए, हाँ, मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारा सरकार बनाने का बहुमत है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं ये बोलता हूं कि आपने सरकार बनाने के लिए लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव करवाया। वो चुनाव कैसे होता है आप मुझे बताइए? वो चुनाव तो इसी तरह से होता है ना कि चाहे कितने भी % वोट पड़े, कितने भी राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, कितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। मुझे प्रजातंत्र के अंदर वोटों, मतदाताओं के निर्णय को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। जो मतदाताओं ने निर्णय लिया वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसी को सत्य बहुमत बोलता हूँ जिसका निर्णय मतदाताओं ने लिया जी। तो एक सदस्य का चुनाव तो देखिए, मुझे मेरे हिसाब से हमारी व्यवस्था के अंदर बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन जब 543 सदस्यों का चुनाव हो गया, तब आप ये कहना चाहते हैं जी कि सरकार वो नेता बनाएंगे जिसके पास कम से कम 272 सदस्यों का समर्थन हो। ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा आप इसको खुलासा करके बताइएगा। ये सत्य बहुमत अभियान की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या अभियान है और किस तरीके से आप जो है राजनीति को या समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं? हम देखिए, मतदाताओं को जागरूक करके ये समझाना चाहते हैं कि मतदाताओं के बहुमत से, वोटर के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सीधा सीधा सवाल करता हूं कि आप 272 सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाते हो। मान लो किसी नेताजी के पास में 300 सदस्यों का समर्थन है, तो वो तो सरकार बना ली उन्होंने, और उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं। 45 लाख वोट लेके मान लो 300 सदस्य जीते और उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन दूसरे नेता जो सरकार नहीं बना पाए, वो 243 हैं, वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ पर हुआ चौधरी साहब, और कैसे आप इसको वो? नहीं, आप देखिए, सदस्यों के बहुमत से यदि आप सरकार बनाओगे तो सदस्य आपके पास कम हैं, तो आप उनको जोड़ोगे कैसे? कम सदस्यों को पूरे 272 की संख्या पूरी करने के लिए आप कैसे, कहाँ से सदस्य लाओगे? और यदि आपके पास सदस्य ज़्यादा भी हैं तो उनको रोक के कैसे रखोगे? आज तक तो हम यही देखते आए हैं। उसके लिए तो कानून है ना, बकायदा दल बदल कानून भी है, और लोकतंत्र का तकाजा भी है। जो बात कर, इन कानूनों की बातों को छोड़ो, इन कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं ये नेता लोग और ये राजनीतिक दल
ये आपने और हमने सब अच्छी तरह रोज देखते हैं। मेरे को ये मोटी मोटी भाषा में यही बात समझ में आती है। और आज भी सिवाय जोड़ तोड़ साठ गांठ समझौतों की राजनीति करे बिना आप मुझे बताइए कौन से केंद्र की कौन से राज्य की सरकारें चल रही हैं या बन रही हैं? कौन सा चुनाव हो रहा है बिना समझौतों के, बिना साठ गांठ के? और क्या वो बिना भ्रष्टाचार के हो रहा है? आप मेरे को बताइए। ये तो सीधा सीधा 70 साल के समय काल के अंदर हम लोगों ने सारे का सारा समय सिवाय समझौतों के, सिवाय साठ गांठ के, सिवाय जोड़ तोड़ की राजनीति करके और कुछ भी नहीं किया। लेकिन इससे जो आम आदमी का क्या मतलब है? भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, ऊपर राजनेताओं ने कर लिया, जोड़ तोड़ साठ गांठ कर ली, लेकिन उससे समाज को क्या फर्क पड़ता है? जी, उससे आपको देखिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनी ना। हमारा सारा समय लग गया सिर्फ इसी भ्रष्ट राजनीति को पालने में, इसी भ्रष्ट राजनीति को बनाने में, जोड़ने में, तोड़ने में। तो हम अच्छी बात तो कर ही नहीं पाए। आप मेरे को बताइए, जैसे मैं तो एक व्यापारी आदमी, एक आपको छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि इनकम टैक्स के रेट आज के दिन 30% के करीब हैं। और मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बोलता हूँ कि मान लो 30% इनकम टैक्स से सरकार को 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर ये 30% का रेट कम कर दिया जाए, 30% का रेट 20% कर दीजिए आप, तो 1000 करोड़ के बदले में मिलते हैं आपको 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे नेताओं की, हमारी सरकारों की, जो इनकम टैक्स के रेट कम क्यों नहीं करते? ये इसके लिए कोई आपको राज्यसभा में कानून पास नहीं करवाना, कोई बिल पास नहीं करवाना, जब मर्जी सरकार चाहे उसको कम कर सकती है। इस बात का जवाब भी हम आपसे चाहेंगे। आप बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी निगाह में? वो इसी मजबूरी ये है कि इन लोगों को अपना उन जो भी ये टैक्स देने वाले हैं या जो भी लोग ऐसे व्यापार करने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इनका विरोध ना करें, इन नेताओं का कोई विरोध ना करें। तो ज़्यादा टैक्स दो और इनको चोरी के लिए मजबूर करो, और फिर उसके बाद में आप इनसे समझौता करने के लिए इनको मजबूर करो। मतलब वसूली करें इनसे। भ्रष्टाचार की मतलब जड़ ये आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छे कानून नहीं बनाओगे तो क्या होगा? फिर आपको समझौता करना ही पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात चौधरी साहब बता रहे हैं कि अगर कर की दरें कम रखी जाती हैं तो ऐसे में सब लोग कर का भुगतान करेंगे, और कर की दर ज्यादा होने से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है, और समझौता जो है अधिकारी और नेता लोग जो व्यापारी वर्ग से या करदाता से कर सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? अगर मैं जितना समझ पाया हूं। बिल्कुल। तो जब आप रेट कम कर दोगे तो आपको तो सरकार को तो पैसा ज्यादा चाहिए ना। सरकार को तो गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा धन चाहिए। तो वो ज्यादा धन यदि टैक्स के रेट कम करने से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है सरकार को, तो वो तो 1 मिनट का ही काम है। ज्यादा रेट कम करो, ज्यादा पैसा लाओ, गरीबों की गरीबी दूर करो। चलिए, आप चाहते क्या हैं बेसिकली? क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारा जो बहुमत की परिभाषा है वो गलत है जी। हमारे बहुमत की परिभाषा एक भ्रष्ट बहुमत, मैं तो इसको साफ साफ शब्दों में ये बोलता हूं कि ये बहुमत तो है, आपने किसी तरीके से भी इसको बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन ये एक भ्रष्ट बहुमत की संज्ञा मैं इसको देता हूं। मेरे विचार में सदस्यों के बहुमत, और जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी धनाढ्य और शक्तिशाली देश हैं, मैंने ये देखा कि वहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके की राजनीति से सरकारें नहीं बनती जैसे हमारे देश में बनती हैं। मतलब कुल मिलाकर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये सत्यदेव चौधरी जी ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो कहीं ना कहीं राजनीति से होकर निकल रही है, और जब तक राजनीति नहीं सुधरेगी, जब तक देश से भ्रष्टाचार और जो दूसरी बुराइयां हैं वो दूर नहीं हो पाएंगी, जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो इसका मूल कारण है। इसके मूल में वो है कि जोड़ तोड़ जिस तरीके से करके खरीद फरोख्त की जाती है, नेताओं की, सरकारें बनाई जाती हैं, और वही सब ऊपर से मतलब जो भ्रष्टाचार है वो चलता है और नीचे तक आता है। सत्यदेव चौधरी जी से हम ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे, और इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम अग्रदूत में, और आज हम बात कर रहे हैं श्री सत्यदेव चौधरी जी से, जो सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाने का वो काम कर रहे हैं अपनी मुहिम के जरिए भ्रष्टाचार हटाने के लिए। और सत्यदेव चौधरी जी,
मैंने आपने जो आप एक किताब आपने दी थी उसमें मैंने पढ़ा कि राजनीति से संबंधित वो कुछ था, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। वो क्या आपका स्लोगन है और किस तरीके से आप जो है इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मेरे विचार में भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने को ही मैं भ्रष्टाचार की राजनीति मानता हूं। यदि सदस्यों के बहुमत से सरकार ना बन के जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट हों वो सरकार बनाए, वो तो सारी बात हमने आपकी मान ली। हाँ। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि एक पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली है, पूरी एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंदर किस तरीके से आप इस बदलाव को देखते हैं? और आपने जो एक राजनीतिक दल बनाया है, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदुस्तान में तो हजारों राजनीतिक दल बने हुए हैं, उसमें कैसे आप अपने आप को अलग पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे? देखिए, इसको ठीक करने का तो सबसे बड़ा माध्यम तो मतदाताओं के बीच में जाके उनको समझा के और अपनी राजनीति को बदलने का है। मेरे को तो अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि 272 सदस्यों से सरकार बनेगी, ऐसा आपने कब निर्णय लिया, कैसे किया, कौन से संविधान में है, कौन सा आपने लॉ बनाया, कौन सा बिल पास करवाया, कौन सा जनमत तैयार करवाया, कौन सा चुनाव हुआ इसके देश के ऊपर? मेरे को अभी तक ये भी नहीं समझ में आया। तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एक थोपी हुई राजनीति है कि जिससे कि लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भाई हमारे बहुमत का मतलब क्या है। ज़बरदस्ती उसको बहुमत 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 करके, अरे 70 पार्टियों के 60 गांठ समझौते जोड़ तोड़ करके आपने एक बहुमत से सरकार बना ली। आपको याद होगा अतुल जी कि कुछ साल पहले शायद 75-80 के बीच में 5 साल में 2 या 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए। क्यों हुए? कि सिर्फ सदस्यों का बहुमत पूरा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव होने का ऐसा तो हाल ही में पिछले दिनों दिल्ली में, उत्तराखंड में ऐसी चीजें दिल्ली भी को देखी छोड़ो, गई। हम लोकसभा की बात करते हैं। हाँ, विधानसभाओं की भी बात तो इससे मिलती जुलती है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 या 3 बार लगातार 5 साल में चुनाव होने के बाद में वो चुनाव इसलिए हुए कि हमारे नेताओं को यही समझ में नहीं आया कि भाई ये सदस्यों के बहुमत से जोड़ तोड़ 60 गांठ का एडजस्टमेंट करके हम कैसे अपनी राजनीति को चमका सकते हैं। और जैसे ही उनको ये समझ में आया तो उसके बाद में समझौते, 60 गांठ, जोड़ तोड़, ये तो सारे के सारे पहले से भी ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अब चुनाव नहीं होते। नहीं, मेरा सवाल ये है चौधरी साहब कि इसको आप कैसे एक अमली जामा बनाएंगे? बड़ा कठिन रास्ता ये है, और आपने खुद कहा कि आप एक व्यापारी व्यक्ति हैं और उसमें राजनीति की आप बात करते हैं समाज को बदलने के लिए। तो देखिए, मैं तो कोई व्यक्तिगत तो किसी को आरोप, किसी की आलोचना, किसी का विरोध कर नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ही मेरे को समझा दो कि जिसके वोट ज़्यादा हैं वो सरकार अगर नहीं बना सकता और जिसके वोट कम है वो सरकार बना रहा है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? आप 100, 200, 500 रुपए के लेन देन को आप भ्रष्टाचार बताते हो, और ये आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये सदस्यों के बहुमत से जो सरकारें बनाते हैं तो उसमें कितने हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है। आपको एक आज के दिन हम कोई भी अच्छी बात की, हमारे यहाँ अच्छी बात का कोई भी कंपटीशन है ही नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया, सरकार बना ली। मैंने आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, मैंने सरकार बना ली। किसी तीसरे ने मेरे से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, उसने सरकार बना ली। भ्रष्टाचार की ताकत के ऊपर ही सरकारें बन रही हैं, सरकारें चल रही हैं और बार बार चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हम तो देख ही रहे हैं वो ना। सारी बात ठीक है, लेकिन कितना समर्थन आपकी मुहिम को मिलेगा? आप मेरे को ब्रेक में आपने मेरे को बताया कि आप अन्ना हजारे जी से भी मिले थे। जी जी। लेकिन उनका भी जो समर्थन है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। तो अब देखिए, अगर बुद्धिजीवी राजनीति नहीं करेंगे तो फिर इसका क्या इलाज है? जब आप बार बार सारे बुद्धिजीवी ये बोलते हैं जी कि वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, तो वोट डालना भी तो राजनीति का ही भाग है। जब वोट डालते हैं और राजनीति करेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो इनको ऐसी क्या तकलीफ है राजनीति करने में? राजनीति क्यों नहीं करते ये बुद्धिजीवी? एक व्यापारी आदमी राजनीति क्यों नहीं करता? जब आप वोट डालने का अधिकार है, वोट आप डालते हो, तो फिर आप राजनीति क्यों नहीं करोगे? और राजनीति नहीं करोगे तो फिर ऐसी रूप आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले 70 सालों से आप देख रहे हो। फिर ये ठीक कैसे होगा? आप मेरे को बताओ, भ्रष्टाचार का इसको छोड़ के और क्या कारण है? कौन सा कानून बनाओगे, कौन से सख्ती करोगे, कौन सी पुलिस मिलिट्री खड़ी करोगे उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? कैसे रुक जाएगा ये भ्रष्टाचार? देखिए, आपकी बात से मैं किसी हद तक सहमत हूँ, आपकी मुहिम भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन सवाल वही उठता है कि जब 17 साल से कोई चीज़ ठीक नहीं हो पाई, उसको कैसे आप ठीक करेंगे? कैसे अपनी उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? तो वो 70 साल से ठीक इसलिए नहीं हुई कि हमने आरंभ से ही एक भ्रष्ट राजनीति को स्वीकार कर लिया। वो किसी की भी राजनीति थी, किसी ने भी किया, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। और पिछले 70 सालों के पीरियड में आप मेरे को बता दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी भी नेता ने
इस बहुमत के शब्द के ऊपर कोई चर्चा करी? आप कहीं सुनते हैं किसी टीवी के ऊपर, किसी चर्चा के ऊपर कि भाई हमारा बहुमत को ठीक किए बिना ये भ्रष्टाचार ठीक होने वाला नहीं है? क्या ये एक अच्छा जीवंत मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का? आप मेरे को बताइए। भ्रष्टाचार इस बहुमत के ऊपर कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, कहीं पर भी आपने कहीं डिबेट सुनी इसकी? कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? एक आपने जो उसके जो ब्रेक में आपकी और हमारी चर्चा थी उसमें आपने कहीं जिक्र किया था, व्हिप का जिक्र किया था आपने, और आपने साथ में इस बात पर भी चर्चा थी कि ये कानून कैसे बनेंगे अगर सदस्यों की संख्या कम रहेगी तो। थोड़ा सा उस बात के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि सरकार एक अलग विषय है और जो एक सदन है वो एक अलग है। मैं तो इसको दो तरह से देखता हूँ। 543 सदस्यों का चुनाव हुआ, मैं उसको एक अलग मानता हूँ कि 543 सदस्य आपके हाउस में बैठे हुए हैं और जिसको वोट ज़्यादा मिले, जिस पार्टी को या जिस नेता को, उसने सरकार बना ली। और आपको कोई बिल पास करवाना है या नहीं करवाना है तो आपको विप के से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं विप से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाहे मेरे सदस्य हों या किसी और पार्टी के सदस्य हों या किसी और पार्टी के सदस्य हों, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 543 के 543 सदस्यों के सामने कोई एक बिल की समस्या जा रही है, आप डिस्कस करो, आप बात करो। अगर 543 में से ज़्यादा सदस्य कहते हैं जी कि इसको पास करो तो पास कर दो, ज़्यादा सदस्य कहते हैं जी कि इसको पास मत करो तो मत करो। मतलब अंतरात्मा की आवाज पर बिल्कुल, वोट डालना चाहिए। अंतरात्मा होना ही ऐसा चाहिए। विप का क्या मतलब हुआ? मेरे कोई गुलाम थोड़ी हैं। मेरे सदस्य या मेरे जो भी उम्मीदवार हैं, मैं उनका कोई मालिक थोड़ी हूँ। वो अपने एरिया का, अपनी समस्या का अपनी बुद्धि से विवेक करेंगे, अपनी बुद्धि से विचार करके उसको हाँ या ना करेंगे। तो सत्य बहुमत पार्टी जो है ये क्या करेगी अब आने वाले दिनों में? सत्य बहुमत पार्टी से देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनावों को लड़ने की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी इससे ज़्यादा अभी पहुंच नहीं है। तो हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की विचार करते हैं कि भाई 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ें और इस बहुमत के अर्थ को चुनाव जीत के और इस बहुमत की परिभाषा को लोगों को समझाया जाए। लेकिन बदल तो नहीं पाएंगे आप? कैसे बदलेंगे 7 व्यक्ति? एक बारी देखिए, जब उदाहरण बनेगा कि भाई इस राजनीति को जब स्वीकार करना शुरू कर देंगे लोग, तो जब दिल्ली में स्वीकार करेंगे तो पूरे देश में भी स्वीकार करेंगे। ये तो एक भ्रष्ट राजनीति के अंदर हड़कंप बच जाएगा ना भाई। एक मेरे जैसा साधारण व्यक्ति से साधारण व्यक्ति भी अगर ऐसा जनमत बनाने के लिए सफल हो सकता है तो बाकी मैंने आपको अभी बताया लेकिन चौधरी साहब, धन बल और बाहुबल जो है राजनीति के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। अब ऐसे में जो है आप जैसा एक साधारण व्यक्ति जो है, समाज सेवी व्यक्ति, किस तरीके से मुकाबला कर पाएगा? मैं ये मानता हूँ कि जो आज की सदस्यों के बहुमत की राजनीति है, ये सारे का सारा महत्व, सारे का सारा प्रभाव धन बल का या किसी भी बाहुबल का प्रभाव सिर्फ ये सदस्यों के बहुमत की राजनीति में ही है कि अच्छे लोग आगे नहीं आते। और जब आप वोटों के बहुमत की राजनीति करने लगोगे तो मेरे विचार से ये धन बल का और बाहुबल का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और अच्छी बातों का एक कंपटीशन, अच्छी बातों का ही एक, जब आपने मान लो कोई आप वोटों के बहुमत से अगर आपने सरकार बना ली तो मैं आपके कंपटीशन में सरकार जब बना पाऊंगा जब मैं आपसे भी और अच्छे काम करके दिखाऊं। ज्यादा वोट ले पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे। ज्यादा वोट मुझे जब ही मिलेंगे जब मैं अच्छे काम करके दिखाऊंगा। और आप एक बात और देखिए, आज के दिन किसी क्षेत्र के अंदर भी किसी पार्टी ने एक अपराधी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, उस अपराधी उम्मीदवार का असर, वो अपराधी तो जीत ही जाता है अपने बाहुबल के दम के ऊपर, लेकिन उसके पास वाले क्षेत्र में भी उसका कोई असर नहीं होता। यदि मैं सत्य बहुमत के आधार पर आपको कहूँगा जी कि मुझे तो वोट जिसके ज़्यादा होंगे वो नेता सरकार बनाएगा, और मैंने यदि किसी भी एक क्षेत्र के अंदर भी किसी अपराधी को या किसी भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया या उम्मीदवार बना दिया, तो क्या उसका प्रभाव पूरे देश के अंदर नहीं पड़ेगा? लेकिन एक सवाल और उठता है मन में कि जो बात आप कर रहे हैं, इस तरीके से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो सारे इस बात को करते हैं कि स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अब जो विषय आपने उठाया, जो बात आप कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि आप भी दूसरों की तरह नहीं बन जाएंगे राजनीति में आने के बाद? देखिए, मैं तो आपको एक केवल विचार दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ जी कि आप मेरे को लीडर बनाओ, मेरे को नेता बनाओ। आपको अच्छा लगे तो मुझे बनाओ, आपको अच्छा नहीं लगे तो किसी और को बनाओ। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। इंसान आया, जिएगा, मरेगा,
वो तो ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन एक जो स्वच्छ राजनीति की, एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का विचार, वो तो एक रहना चाहिए ना, वो तो टिकाऊ होना चाहिए। आज के दिन हमारी राजनीति के अंदर विचार ही ठीक नहीं है। हम व्यक्ति की, मैंने आपको बताया कि हम व्यक्तिगत रूप से लीडर की बात ही नहीं कर रहे। हम किसी को नहीं कह रहे जी कि इसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस व्यक्ति की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने एक सवाल उठाया है, सवाल खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना लोग इससे सहमत होंगे या कितना आप सफल हो पाएंगे? देखिए, अभी तक मैं पिछले 5-6 सालों के समय काल में जितने लोगों से भी मैं मिला, जितनी भी मैंने टीवी के ऊपर चर्चाएं करी, या जितने भी मैंने आम आदमियों से, बुद्धिजीवियों से मैंने मिलने का प्रयास किया, कोई भी व्यक्ति मेरी बात से असहमत नहीं है। हर व्यक्ति ने सहमति जताई और हर व्यक्ति ने इसको समर्थन देने का आश्वासन दिया। और इसी बात से प्रोत्साहित होके मैंने 5 साल तक इंतजार, प्रतीक्षा कर लेने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब इसका ऐसे खाली बात करने से तो बात नहीं बनेगी। आपको जब तक इसका एक राजनीतिक विकल्प आप नहीं बनाओगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप मेरे को समर्थन देना चाहते हैं, कैसे देंगे? बिना संगठन के, बिना राजनीतिक दल के तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वही बात अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि बिना राजनीति में उतरे बिना उसकी सफाई करना आसान नहीं है। तो लेकिन हाँ, कितनी राजनीति साफ हुई है ये सब? तो राजनीति तो 70 साल से करी। उस राजनीति को साफ करने का जो एक तरीका है, राजनीति बदलने का जो तरीका है, ये सबके सब लीडर ये बोलते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, कि दूसरे की आलोचना करो और लीडर बनो, दूसरे की आलोचना करो, उसको हटाओ, मेरे को बना दो। वो राजनीति का जो विचार है, राजनीति का जो बहुमत का सिद्धांत है, वो तो ठीक करने की बात करते ही नहीं है ये लोग। ये कहाँ किया इन्होंने? किसी ने भी किया हो तो मेरे को आप बताइए 70 साल के समय काल में। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप, ये जो भी नेता लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो अपने आप को इतना बड़ा बड़ा लीडर मानते हैं, वो ठीक कर लें इसको, इस बहुमत को ठीक कर लें, हमारा तो काम हो गया। मतलब कुल मिला के जो आपका मकसद है वो भ्रष्टाचार मिटाने से मतलब है, उसको कोई भी मिटाए, हाँ, कैसे भी मिटाए, कोई भी राजनीतिक दल मिटाए। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात कही है सत्यदेव चौधरी जी ने कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी नेता का नाम नहीं लिया। सकारात्मक ये एक कदम और सकारात्मक पहल इसको कहा जा सकता है। और सत्यदेव चौधरी जी का ये भी कहना है कि इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं। समाज सेवा जब ही हो सकती है जब राजनीति ठीक हो, और राजनीति ठीक होगी केवल राजनीतिक करने के बाद ही, दूर से बैठकर ये काम नहीं हो सकता। और हमारे आज के कार्यक्रम के अग्रदूत थे सत्यदेव चौधरी जी, और एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। कैंसर के जो प्रोजेक्ट हैं, पहले इन्होंने बताया, ये उनसे भी जुड़े हैं। समाज सेवा के कई काम इन्होंने हाथ में लिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सत्यदेव चौधरी जी अपना जो मुहिम है, जो अपना इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके अंदर कामयाब हों। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। और अग्रदूत कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका धन्यवाद जी। अगले हफ्ते हम फिर एक शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे, किसी नए ऐसे अग्रदूत को आपके सामने लेकर आएंगे जो समाज में कुछ नया करना चाहता है, नई दिशा देना चाहता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।